नमस्कार दोस्तों। मेरे दादाजी हमेशा मुझसे एक ही बात बोलते थे कि बेटा, कभी भी किसी का अपमान मत करना, कभी भी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि दुखी दिल से निकली हुई आह ईश्वर तक पहुंचती है और फिर उसका फल हमें जीवन भर भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमेशा सबका सम्मान करना, कभी किसी का अपमान मत करना। मेरे दादाजी अपने बचपन का एक किस्सा मुझे सुनाते थे। मैंने दादाजी के उसी किस्से को कहानी का रूप देने की कोशिश की है। शायद आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए सुनते हैं कहानी अभिशाप। एक छोटे से कस्बे में एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनके 2 बेटे थे। बेटों की शादी हो चुकी थी। पति का नाम फकीर चंद था और पत्नी का नाम सुनैना था। उनके 2 बेटे प्रेम और किशन थे। प्रेम बड़ा था और प्रेम की पत्नी का नाम रामा था। रामा का स्वभाव थोड़ा सीधा और सरल था। ऐसा नहीं था कि कोई उससे कुछ भी बोले और चुपचाप सहन करती रहे। वो गलत के खिलाफ हमेशा बोलती थी, लेकिन वो अपने से बड़ों को कभी जवाब नहीं देती थी। छोटा बेटा किशन, उसकी पत्नी का नाम कोमल था। कोमल का स्वभाव उसके नाम के बिल्कुल विपरीत था। गुस्सा तो बस उसकी नाक पर रखा रहता था। जब तक उसके मन का जैसा काम होता था तब तक उसका व्यवहार भी ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही किसी ने उसे उसकी गलती गिनाने की कोशिश की, समझ लो वो उसका दुश्मन बन गया। वो अपनी भाषा से उसे ऐसा घायल करती कि सामने वाला तड़प कर रह जाता था। वो अपने मुंह से ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती थी कि सामने वाले का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाए। उसे गुस्से में छोटा या बड़ा कोई नजर नहीं आता था। रामा तो उसे अपनी छोटी बहन मानती थी, इसलिए उसकी हर गलती को माफ कर देती थी। लेकिन कोमल तो उसे हमेशा नीचा दिखाने की ही कोशिश में लगी रहती थी। बड़ी बहन मानना तो दूर की बात है, वो उसे जेठानी तक का सम्मान नहीं देती थी। हर समय उल्टा सीधा बोलना, उसकी बातों से कभी कभी रामा को भी गुस्सा आ जाता था, लेकिन वो खुद को शांत कर लेती थी। रामा यही सोचती थी कि एक नए दिन इसे अकल जरूर आएगी और ये दूसरों को इज्जत देना भी सीख जाएगी। रामा कोमल की कोई भी बात सुनैना जी तक नहीं पहुंचने देती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर सासू माँ को पता चल गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और फिर वो कोमल को बुलाकर उससे कुछ कहेंगी। और फिर कोमल तो कोमल है, वो उनका अपमान करने में पीछे नहीं हटेगी। इसलिए रामा चुप रहती थी, सासू माँ से कुछ नहीं कहती थी। रामा बहुत समझदार थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि बचपन से जवान होने तक माँ संभालती है और उसके बाद सासू माँ। उसकी नजर में अपनी सासू माँ की अहमियत अपनी माँ से भी ज्यादा थी, क्योंकि जब वो शादी करके इस घर में आई थी तब उसे कुछ भी नहीं आता था। कदम कदम पर उससे कोई न कोई काम बिगड़ता रहता था, लेकिन सुनैना जी ने उसके लिए कभी भी उससे कुछ नहीं कहा, बस प्यार से समझा देती थी। और रामा, वो भी अपनी सासू माँ की बात बहुत ध्यान से सुनती थी और मानती भी थी। वो सुनैना जी को दोबारा समझाने का मौका नहीं देती थी। उसकी यही आदत सुनैना जी को बहुत पसंद थी। वैसे तो सुनैना जी को रामा के ऊपर कभी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन अगर कभी गुस्सा आता भी था तो वो गुस्सा बस 2 पल का मेहमान होता था, क्योंकि जब वो गुस्सा करती तो रामा उन्हें पीछे से खड़े होकर पकड़ लेती और मुस्कुराते हुए सॉरी माँ बोलती रहती थी। रामा अपनी सासू माँ का बहुत सम्मान करती थी। सुनैना जी की दोनों बहुओं में से किसी को भी अभी तक संतान नहीं हुई थी। इस बात को लेकर उन्होंने अपनी दोनों बहुओं से कभी कुछ नहीं कहा। वो ईश्वर में बहुत आस्था रखती थी। उनका कहना था कि जो कुछ भी होता है ईश्वर की मर्जी से ही होता है। जब ईश्वर की इच्छा होगी वो हमारे घर को महका देंगे। उनका अधिकतर समय पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था। ईश्वर भी अपने भक्तों की हमेशा लाज रखते हैं। एक दिन अचानक कोमल को चक्कर आया और वो घर के आंगन में गिर पड़ी। घर के पास ही एक डॉक्टर साहब रहते थे। सुनैना जी ने उनको बुलाकर कोमल को दिखाया। आखिर पता तो चले कि इसे चक्कर क्यों आया। डॉक्टर साहब ने कोमल का चेकअप किया और चेकअप करके सुनैना जी से बोले, भाभी जी मुंह मीठा कराइए, आप दादी बनने वाली हैं। डॉक्टर साहब ने जब ये गुड न्यूज सुनाई तो घर में सब लोग बहुत खुश हुए। अब तो सब लोग कोमल का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। उसका जिस किसी भी चीज का मन होता था वो चीज तुरंत हाजिर कर दी जाती थी। और रामा, वो तो उसके लिए बहुत खुश थी। वो सुनैना जी से हमेशा यही बोलती थी, माँ अब मैं भी माँ बन जाऊंगी ना। कोमल का आने वाला बच्चा जब बड़ा होगा तो मुझे भी माँ बोलेगा
हेमा, मुझे भी बड़ी माँ भूलेगा ना? लेकिन रामा की ये बातें कोमल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो रामा से मन ही मन चिढ़ती थी। वो रामा को बांझ समझती थी। कोमल सोचती थी कि रामा बांझ है, इसकी कभी कोई औलाद नहीं होगी, इसलिए इसका साया मैं अपने बच्चे के ऊपर कभी पड़ने नहीं दूंगी। रामा उसके लिए जब भी कोई खाने की चीज बनाकर लेकर जाती थी तो कोमल यही कहकर उसे रख लेती थी कि अभी मेरा मन नहीं है, आप जाओ, मैं बाद में खा लूंगी। और फिर आग बचाकर वो उस खाने को गाय को खिला देती थी। अगर कभी घर में सब लोग साथ में बैठे हैं और रामा आकर कोमल के बगल में बैठ जाती थी तो कोमल किसी न किसी बहाने से वहाँ से उठ जाती थी। वो रामा से कटी कटी रहती थी। रामा के प्रति कोमल का ऐसा व्यवहार सुनैना जी से छुपा न था। उनकी अनुभवी नजरें सब देख रही थी। उन्हें बहुत गुस्सा आता था, लेकिन रमा उन्हें शांत करा देती थी। वो बोलती कि माँ रहने दो ना, कुछ मत कहो कोमल को, वो माँ बनने वाली है। शायद कमजोरी की वजह से उसका दिमाग चिड़चिड़ा हो गया है, समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगी। सुनैना जी को सब समझ में आ रहा था कोमल रामा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, लेकिन वो रामा की वजह से चुप थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर कोमल के ऐसे व्यवहार की वजह रामा को पता चल गई तो वो सहन नहीं कर पाएगी, टूट कर बिखर जाएगी। वो समय का पता नहीं चलता कब बीत जाता है। कोमल के 9 माह पूरे हो चुके थे। उसने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया और घर में सभी लोग बहुत खुश थे सिवाय एक के, और वो एक कोई दूसरा नहीं, खुद कोमल थी। वो लड़की नहीं चाहती थी, उसे तो बेटा चाहिए था। वो उस लड़की को मनहूस समझती थी, इसलिए उसके होने से उसे जरा भी खुशी नहीं हुई और इसके जिम्मेदार भी वो रमा को ही मानती थी। वो अकेले में बड़बड़ाती रहती थी कि हर समय मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, ये लड़की उसी का नतीजा है। कोई बात नहीं, अब मैं अपनी बेटी को उससे दूर रखूंगी। लड़की है तो क्या हुआ, इसे जन्म तो मैंने ही दिया है, मैं ही माँ हूँ इसकी, रमा नहीं। मेरी बेटी पर सिर्फ मेरा ही हक है और वो सिर्फ मुझे ही माँ बोलेगी। माँ कहलाने का हक तो सिर्फ मेरा ही है। भले ही कोमल अपनी बेटी को दिल से नहीं प्यार करती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को अपने पास ही रखती थी। अगर घर का कोई भी मेंबर उसे खिलाने के लिए गोद में ले लेता तो कोमल वहीं उसके पास बैठी रहती थी, और अगर कहीं से भी उसे रामा बच्ची के पास आती नजर आती तो कोमल तुरंत उठकर अपने कमरे में चली जाती थी बच्ची को लेकर। बच्ची का नाम क्या रखा जाए, घर में रोज इसी बात को लेकर बहस होती थी। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता। अभी तक किसी को कोई भी नाम समझ ही नहीं आ रहा था। तो नैना जी का कहना था कि पंडित जी के द्वारा रखा गया नाम राशि का नाम होता है और हमारे यहाँ राशि का नाम नहीं रखा जाता, इसलिए हम दूसरा नाम रखेंगे। एक दिन सब लोगों ने आपस में मिलकर एक फैसला लिया कि हम सब लोग मिलकर अपने अपने पसंद का नाम एक पर्ची पर लिखेंगे और फिर वो सारी पर्चे एक जगह इकट्ठी करके एक बॉक्स में डाल देंगे और उन पर्चियों में से एक पर्ची निकालेंगे। उस पर्ची पर जो भी नाम लिखा होगा हम उसका वही नाम रखेंगे। बस फिर क्या था, दूसरे दिन सुबह सबने अपनी अपनी पसंद का नाम पर्ची पर लिखकर बॉक्स में डाल दिया। उन पर्चियों में रामा के भी हाथ की पर्ची थी जिस पर रामा ने बच्ची का नाम लिखकर डाला था। ये सब कोमल के सामने ही हो रहा था। वो नहीं चाहती थी कि रामा मेरी बच्ची का नाम रखे। उसे रामा का पर्ची पर नाम लिखना भी सहन नहीं हो रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान क्या करूं, मेरा तो मन हो रहा है कि इसकी पर्ची को फाड़ कर फेंक दूं। क्या करूं भगवान, कैसे करूं? हे भगवान, इसके हाथ की लिखी पर्ची सबसे नीचे दबा देना। कोमल अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पीछे पलट कर देखा तो किशन खड़ा था। किशन ने पूछा, कहाँ खो गई, क्या सोच रही हो? तो कोमल हकलाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं सोच रही। तुम बताओ, कुछ काम था क्या? किशन बोला, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, घर में सबने सुन लिया, मगर तुम्हारे कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुँची। किशन की बात सुनकर कोमल थोड़ा सा झुंझलाते हुए बोली, अच्छा तुम्हारा मतलब है मेरे कान खराब हो गए हैं, मुझे सुनाई नहीं देता। किशन कोमल से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो कोमल पर गुस्सा कम करता था, उल्टे हर समय उसके खुशामद में लगा रहता था। और आज भी किशन ने वही गलती की। गलती कोमल की थी और माफी किशन मांग रहा था। कोमल ने कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा था। उसे अपनी गलती कभी दिखाई ही नहीं देती थी। हाँ, एक चीज थी जिसके सामने वो हमेशा नतमस्तक रहती थी,
और वो था उसका खुद का गुस्सा। वो गुस्सा उसके दिमाग पर जब कभी भी हावी होता तो वो खुद को उसके हवाले कर देती थी। उसके बाद तो उसे ये भी होश नहीं रहता था कि वो किससे बदतमीजी कर रही है। किशन ने कोमल से माफी मांग ली तो कोमल का दिमाग शांत हो गया और वो दोनों सबके साथ आकर बैठ गए। नाम वाली पर्ची निकाली गई और यह शुभ काम किशन ने ही किया। किशन ने सबसे नीचे से पर्ची निकाली थी। शुभेच्छा, शुभेच्छा नाम निकला था पर्ची में। सब लोग एक दूसरे से इशारों ही इशारों में पूछ रहे थे कि ये पर्ची किसने डाली, और सभी लोग नामे गर्दन हिलाकर एक दूसरे को देख रहे थे। इस समय रामा वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि किशन ने जैसे ही पर्ची निकाली तभी रामा की बहन का फोन आ गया था और रामा उठकर चली गई थी। अब जब सबने इनकार कर दिया कि ये नाम हमने नहीं लिखा, तो मतलब साफ था कि जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है उसी ने लिखा होगा। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही कोमल बोल पड़ी, मुझे कुछ पूछना था, हम लोग पंडित जी का दिया नाम क्यों नहीं रख सकते? सुनैना जी ने कहा, हमारे यहाँ जन्म पत्रिका निकला नाम नहीं रखा जाता, सालों से यही परंपरा चली आ रही है। सुनैना जी का जवाब सुनकर कोमल चुप हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे सबके सामने कहे कि मुझे ये नाम नहीं रखना है क्योंकि ये नाम रामा ने दिया है। सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी रामा मुस्कुराते हुए वहाँ आ गई। आते ही उसने पूछा, क्या नाम निकला हमारी बिटिया का? सभी लोग एक साथ मुस्कुराते हुए बोले, बिटिया की बड़ी माँ ने लिखा है, अब तुम समझ जाओ क्या नाम निकला होगा। शुभेच्छा, रामा चहकते हुए बोली। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज बहुत खुश थी रामा। सब लोग भी खुशी नजर आ रहे थे, लेकिन कोमल वो बिल्कुल शांत बैठी थी। उसे उदास देखकर किशन ने पूछा, क्या हुआ कोमल, तुम परेशान सी क्यों हो? किशन की बात सुनकर कोमल फटाफट बोली, मुझे ये नाम अच्छा नहीं लगा, मैं अपनी बेटी को इस नाम से नहीं बुलाऊंगी, बाकी अब लोगों की जैसी मर्जी। कोमल की ये बात सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी वो अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोली, सही कह रही हो कोमल, ये नाम मुझे भी ज्यादा अच्छा नहीं लगा। सब लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे तो मुझे कुछ नाम सूझा ही नहीं, जो दिमाग में आया वही मैंने लिखकर डाल दिया। कोई बात नहीं, जो नाम तुम्हें पसंद हो हम वही नाम रखेंगे। क्यों, मैं सही बोल रही हूँ ना? रामा ने प्रश्न भरी निगाहों से सबकी तरफ देखा। रामा के अच्छे स्वभाव के कारण सब लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, इसीलिए कोई मना नहीं कर पाया। सभी ने अपनी सहमति दे दी। कोमल अपनी कामयाबी पर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसने कहा, तो तय रहा, मैं सोच समझकर अपनी बेटी का कोई अच्छा सा नाम रखूंगी। उस दिन शाम को उसने सबसे कहा, मैंने अपनी बेटी का नाम सोच लिया है, मैं अपनी बेटी का नाम रखूंगी पक्षालिका। ये नाम घर में किसी को पसंद नहीं आया, लेकिन कोमल ने रखा था तो किसी ने कुछ नहीं बोला। रामा के प्रति कोमल का गलत व्यवहार किसी को नजर आए या न आए, लेकिन सुनैना जी की नजरों में सब कुछ था। उन्हें कोमल पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन रामा की वजह से वो कोमल से कुछ भी नहीं बोल पाती थी, क्योंकि रामा उन्हें अपनी कसम देकर चुप करा देती थी। इस सब का परिणाम ये हुआ कि कोमल की हिम्मत बढ़ती चली जा रही थी और वो दिन ब दिन बदतमीज होती चली जा रही थी। वो अपनी बेटी को रामा के सामने बिल्कुल भी नहीं आने देती थी। पक्षालिका अब 1 साल की होने वाली थी। बच्चों का स्वभाव कोमल होता है, उनके मन में कभी भी कोई छल कपट नहीं होता। उनसे जो भी प्यार से बोलता है वो उसी के पास जाते हैं। यही कारण था कि पक्षालिका भी रामा के पास जाने की जिद करती थी। उसकी इसी जिद के कारण कोमल उसे बहुत डरा धमका कर रखती थी। कभी कभी तो वो उस नन्ही सी जान पर हाथ भी उठा देती थी। अभी तक तो सुनैना जी ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार देखकर वो चुप न रह सकी और उन्होंने कोमल की अच्छी तरह से क्लास लगा दी। उस समय सुनैना जी से तो कोमल ने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो रामा से और ज्यादा चिढ़ने लग गई थी। एक दिन तो हद ही हो गई। पक्षालिका सो रही थी और कोमल नहाने गई हुई थी। इतनी देर में पक्षालिका उठ गई। कोमल अभी बाथरूम में ही थी। पक्षालिका रो रही थी, शायद अकेले में वो डर गई थी। रामा ने देखा कि पक्षालिका रो रही है और कोमल उसके पास नहीं है। उसने इधर उधर देखा, कोमल कहीं नजर नहीं आई, तो उसने पक्षालिका को चुप कराने के लिए गोद में उठा लिया। वो उसे चुप कराने की कोशिश कर ही रही थी कि इतने में कोमल वहां आ गई। पक्षालिका को रामा की गोद में देखते ही उसका गुस्सा
साथ में आसमान पर चढ़ गया। उसने झटके से पक्षालिका को रमा की गोद से छीन लिया और रामा को बुरी तरह से धक्का देते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? इतना ही शौक है ना बच्चे खिलाने का तो खुद की संतान पैदा कर। खबरदार जो मेरी बेटी पर अपनी गंदी नजर डाले, पांच कहीं की। कोमल के धक्का देने से रामा का सिर दीवार से टकरा गया था, जिसकी वजह से उसके माथे से खून बहने लगा था। शोर सुनकर सुनैना जी वहां आ गईं और वहां का नजारा देखकर उन्हें सब समझ में आ गया कि यह क्या हुआ होगा। रामा बुरी तरह से रो रही थी। उसके रोने का कारण उसके सिर पर लगी चोट नहीं थी, उसके रोने का कारण तो कोमल के शब्द बाण थे जिन्होंने उसके सीने को छलनी कर दिया था। सुनैना जी ने कोमल से पूछा, ये शोर कैसा था और क्या हुआ था यहाँ पर, और ये रामा को चोट कैसे लगी? कोमल किसी जहरीली नागिन की तरफ हुंकारते हुए वही सब शब्द बोली जो भी कुछ देर पहले उसने रामा को बोले थे, और फिर बोली, अभी तो सिर फोड़ा है इसका, अगर आज के बाद इसने मेरी बेटी को जरा भी छुआ तो मैं इसके हाथ तोड़ दूंगी, फिर ये किसी भी बच्चे को खिलाने लायक नहीं बचेगी। इतना सुनते ही सुनैना जी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। सबसे पहले उन्होंने कोमल के गाल पर एक कसकर चांटा मारा और फिर बोली, क्या बोला तूने ऐसे? बांझ है ये? अच्छा, ये बच्चे नहीं खिला पाएगी? चल, मैं तुझे आज एक वचन देती हूँ कि ये एक नहीं 4 पुत्रों की माँ बनेगी, और तू अपने जीते जी अपने तो क्या किसी और के बच्चे भी नहीं खिला पाएगी। रामा को उठाकर वो डॉक्टर के पास पट्टी कराने ले गईं। इतना सब होने के बाद सुनैना जी ने घर में एक ऐलान कर दिया कि अगर कोमल रसोई घर में कदम रखेगी तो वो खाना नहीं खाएंगी। खाना तो दूर की बात है, वो पानी तक नहीं पिएंगी। मतलब साफ था कि इन्होंने कोमल को रसोई से बेदखल कर दिया था। कोमल ने अपना खाना अलग बनाना शुरू कर दिया था। इतना सब होने पर भी किशन को कोमल की गलती नजर नहीं आ रही थी। एक दिन पक्षालिका की तबीयत खराब थी और कोमल को अपने भाई की शादी में जाना था। घर में किसी से बोलचाल नहीं थी तो उसने किसी से कुछ नहीं पूछा और बीमार बेटी के साथ शादी में चली गई। जब वो शादी से लौटी तो पक्षालिका बहुत ज्यादा बीमार थी। उसे कई डॉक्टरों को दिखाया गया लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ और वो ये दुनिया छोड़कर भगवान के पास चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोमल से किसी को भी जरा भी हमदर्दी नहीं हुई। इस घटना को हुए पूरे 6 साल बीत चुके थे। रामा अब तक 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। 4 बेटे तो नहीं हुए थे लेकिन 3 बेटे और 1 बेटी हुई थी। और उधर कोमल लाख कोशिशों के बाद भी दोबारा माँ न बन सकी। रामा के बच्चे बड़े हो रहे थे। सुनैना जी अच्छी तरह से जानती थी कि कोमल रामा और उसके बच्चों से बहुत चिढ़ती है। फिर उन्हें अपनी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं था कि कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। इसलिए उन्होंने फकीर चंद जी से सलाह मशवरा करके रामा के लिए एक अलग घर लेने की व्यवस्था कर दी थी। उन्होंने रामा और प्रेम को बुलाकर कहा कि तुम लोग अब अपने नए घर में जाकर रहो। उनकी बात सुनकर रामा बोली, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सुनैना जी ने कहा, बेटा मैंने तुम लोगों से पूछा नहीं है, मैंने तुम लोगों को बोला है कि तुम लोग अपने नए घर में जाकर रहो। पर माँ, आप दोनों का खाना, चाय, नाश्ता वो कौन देखेगा और आपकी व बाबूजी की देखभाल कौन करेगा? प्रेम ने परेशान होते हुए बोला। तो फकीर चंद जी ने कहा, परेशान ना हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और फिर तुम लोगों को मैं ज्यादा दूर थोड़ी ही भेज रहा हूँ, यहीं पास में ही तो रहोगे तुम लोग इसी गली में। हाँ, लेकिन एक बात है, वो ये कि हम दोनों खाना तो अपने रामा के हाथ का बना हुआ ही खाएंगे। फकीर चंद जी की बात सुनकर प्रेम और रामा दोनों मुस्कुरा दिए। रामा ने कहा, बाबूजी खाना ही क्यों, मैं तो आपको नाश्ता भी अपने हाथों से बनाकर भेज दिया करूंगी। हाँ, ये हुई नहीं सही बात। देखा सुनैना अपनी रामा को, उससे हमारा कितना ध्यान है। नाश्ते वाली बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई थी। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। फकीर चंद जी ने रामा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। रामा थोड़ी सी भावुक हो गई थी, उसकी पलकें भीग गई थीं। वो सुनैना जी की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे कुछ बोलना चाह रही हो। सुनैना जी भी समझ गई कि रामा के मन में कुछ चल रहा है। उन्होंने उसे अपने पास बैठाया और पूछा, क्या बात है रामा, कुछ बोलना चाहती हो? तो रामा ने कहा, क्या हम लोग आप दोनों से मिलने कभी कभी ही आ सकते हैं? रामा की बात सुनकर फकीर चंद जी बोले, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है,
ये घर तुम्हारा है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो और हम दोनों भी तुम्हारे पास आते जाते रहेंगे। दीपावली आने वाली है, उससे पहले ही कोई अच्छा सा मुहूर्त देकर तुम वहाँ रहने चले जाना। उधर कोमल और किशन डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगा लगा कर थक चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर के मुताबिक उन दोनों में कोई कमी न थी, पर फिर भी कोमल माँ नहीं बन पा रही थी। किशन परेशान रहता था। उसे देखकर सुनैना जी और फकीर चंद जी भी दुखी होते थे, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। गलत का साथ देने वाला भी तो गलत ही होता है ना। कोमल ने अभी तक जो भी किया, किशन ने कभी भी उससे पलटकर ये नहीं बोला कि तुमने ये जो भी किया वो गलत किया, अपनी ये की हुई गलती की माफी मांगो। फकीर चंद जी ने शुभ मुहूर्त देकर प्रेम और रामा का गृह प्रवेश करा दिया था नए घर में। कुछ दिन तो रामा का वहाँ मन नहीं लगा, उसे अपने इस घर की बहुत याद आती थी, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होता चला गया। अब रामा को खुद के लिए भी समय मिल जाता था, और जब कोई सुनैना जी यहाँ आती तो वो उनसे खुलकर बातें कर लेती थी, क्योंकि अब उसे यहाँ किसी का डर नहीं था। वहाँ तो रामा को बात करने में डर लगता था, क्योंकि रमा जब भी किसी से कोई बात करती तो कोमल उस बात को तोड़ मरोड़ कर अपने ऊपर ले जाती और फिर रामा से उल्टा सीधा बोलती थी। लेकिन अब यहाँ उसे कोई डर न था, उसे जीवन में बहुत सुकून और शांति मिल गई थी। इधर जब किशन और कोमल की सारी कोशिशें बेकार हो गईं, तब उन्होंने सोचा कि अगर हमारे बच्चा नहीं हुआ तो क्या होगा। बाबूजी तो सारी संपत्ति भैया को दे देंगे, हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। बहुत सोचने के बाद उन्होंने तय किया कि हम एक बच्चा गोद लेंगे। बच्चा गोद लेने वाली बात कोमल ने मायके जाकर अपने भाई को बताई, तो उसकी भाभी ने कहा कि हमारे पड़ोस में एक बहुत गरीब परिवार रहता है, उसके 4-5 बच्चे पहले से हैं और अभी कुछ दिन पहले ही लड़का और हो गया। तुम चाहो तो उससे बात करके देख लो, शायद तुम्हारा काम बन जाए। कोमल बोली, भाभी लड़का है, लड़की नहीं है जो वो दे देंगे। कोमल की भाभी ने उसे बताया कि दीदी उस पर पहले लड़के ही हैं। भाभी की बात सुनकर किशन और कोमल को उम्मीद की एक किरण नजर आई। किशन ने कहा, हमें बिना देर किए उससे जाकर मिलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। और वो लोग उससे बात करने चले गए। एक बहुत ही छोटी सी झोंपड़ी में चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी, बच्चे जमीन पर पड़े थे, बहुत ही बुरा हाल था वहाँ का। किशन ने उन लोगों को अपने वहाँ आने का मकसद बताया, तो वो लोग इस शर्त पर राजी हुए कि बच्चे के बदले हमें 50,000 रुपए चाहिए। किशन के हाँ बोलने पर सौदा पक्का हो गया। कोमल और किशन ने वो बच्चा गोद ले लिया। उस बच्चे को लेकर वो लोग घर आ गए और बहुत धूमधाम से उसका नामकरण संस्कार किया। किशन ने अपने यहाँ प्रोग्राम में सभी को बुलाया था, अगर किसी को नहीं बुलाया था तो वो था प्रेम का परिवार। उसने बस प्रेम के परिवार को छोड़ दिया था। फकीर चंद जी से तो बस उसने समाज के डर से बोल दिया था आने को। अगर वो उन्हें नहीं बुलाता तो लोग बातें बनाते कि देखो कैसा बेटा है, अपने माँ बाप को भूल गया। हालांकि फकीर चंद जी और सुनैना जी का तो मन नहीं था जाने को, क्योंकि वो किशन जिस तरीके से बोलकर गया था बहुत ही रूखा था। पर फिर भी वो दोनों उस बच्चे को आशीर्वाद देने पहुंच गए। वहाँ पर उन दोनों से किशन और उसके ससुराल वालों ने ढंग से बात तक नहीं की। वहाँ पर वो दोनों खुद को बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। वो दोनों वहाँ पर ज्यादा देर रुकना नहीं चाह रहे थे, इसलिए सुनैना जी ने शगुन का लिफाफा बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया और वो जैसे ही जाने को मुड़ी तभी कोमल की आवाज उनके कानों में पड़ी। वो अपने भाई को बोल रही थी, भैया आप बच्चे के हाथ से लिफाफा लेकर अपने पास रख लो, घर जाते समय किसी भिखारी को दे देना, क्योंकि मेरे बच्चे को जरूरत नहीं है किसी की खैरात की। कोमल की बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया था सुनैना जी को, लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए वो चुपचाप वहाँ से चली आई। बच्चा गोद लेकर कोमल के पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज वो बहुत खुश थी। अपने बेटे का नाम कोमल ने रतन रखा था। कोमल हर रोज घर में कोई न कोई ऐसा काम करती जो सुनैना जी और फकीर चंद जी को पसंद न था। वो दोनों शुद्ध शाकाहारी खाना खाते थे और कोमल जानबूझकर उनके खाने के समय पर भी लहसुन प्याज का तड़का लगाती थी। कोमल से कुछ भी कहने सुनने में कोई फायदा न था, क्योंकि जिसकी आंखों में शर्मी ही न हो उसे कोई क्या कहे। एक दिन प्रेम को सारी बात किसी तरह से मालूम पड़ गई और वो घर जाकर अपने माँ बाबूजी को अपने साथ ले आया। अचानक से ऐसे सामान के साथ माँ बाबूजी को देखकर रामा अचंभित सी हो गई, तो प्रेम ने उसे सारी बातें बता दी। सारी बात सुनने के बाद रामा फकीर चंद जी और सुनैना जी के पास जाकर बैठ गई और बोली,
मुझे आज आप दोनों से कुछ चाहिए। फकीर चंद जी बोले, बोल बेटा, क्या चाहिए तुझे? रामा बोली, ऐसे नहीं बाबूजी, पहले आप दोनों मुझे वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप लोग मुझे मना नहीं करोगे। फकीर चंद जी ने कहा, ठीक है बेटा, हम वचन देते हैं कि तुम जो मांगोगी उसके लिए हम मना नहीं करेंगे। अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तो रामा ने कहा, आप दोनों। हाँ बाबूजी, मुझे आप दोनों चाहिए, वो भी हमेशा के लिए। अब आप दोनों कहीं नहीं जाओगे, हमेशा के लिए यहीं रहोगे अपने बच्चों के साथ। हाँ दादाजी, अब आप हमारे पास ही रहिए, कहीं मत जाइए। बच्चों ने भी रामा की बात का समर्थन करते हुए कहा। फकीर चंद जी को तो रामा ने वचन से पहले से ही बांध दिया था, इसलिए वो इनकार न कर सके और वहीं रहने लगे। उधर अब पूरे घर में कोमल का राजपाट हो गया था। फकीर चंद जी और सुनैना जी के जाने से तो उसे और आजादी मिल गई थी। एक दिन कोमल कूलर में पाइप से पानी भर रही थी। जल्दी में उसने कूलर का प्लग नहीं निकाला और न ही स्विच ऑफ किया था। कूलर पर जो बटन लगा था उसने उसे ही बंद किया हुआ था। कूलर में पानी लगभग भरने ही वाला था कि अचानक कोमल की नजर कूलर के पानी में तैर रहे बालों के गुच्छे पर पड़ी। बाल निकालने के लिए जैसे ही कोमल ने पानी में हाथ डाला, कोमल को बहुत तेज करंट लगा। वो तो अच्छा हुआ कि किशन की नजर कोमल पर पड़ गई, तो उसने कूलर का प्लग झट से निकाल दिया। कोमल बहुत जोर से पीछे की तरफ गिर पड़ी। जहाँ वो गिरी वहाँ एक बड़ी सी मेज रखी हुई थी। उस मेज से कोमल की कमर बहुत जोर से टकराई, जिसकी वजह से उसकी कमर में गुमचोट आ गई थी। कोमल गिरकर बेहोश हो गई थी। किशन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे होश में लाए, वो बच्चे को संभाले या कोमल को। उसने डॉक्टर को फोन करके घर पर ही बुला लिया। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन कोमल को लगाया और किशन से कहा कि जब ये होश में आ जाए तो एक बार इन्हें क्लिनिक पर ले आना, वहाँ इनका ढंग से चेकअप हो जाएगा। थोड़ी देर बाद कोमल को होश आ गया। कोमल को होश तो आ गया था, लेकिन उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा था और ना ही वो हिल पा रही थी। किशन ने अपने ससुराल फोन करके उसके भाई को सारी बात बता दी। वहाँ से कोमल की माँ आ गई थी। रतन को अपनी सास के पास छोड़कर किशन जैसे तैसे करके कोमल को डॉक्टर के पास लेकर गया। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि इनका ये हाथ सही होने में बहुत समय लगेगा। अब कितना समय लगेगा कह नहीं सकते। आपको मैं एक तेल का नाम लिख कर दे देता हूँ। उस तेल से इनके हाथ के दिन में लगातार 2 बार मालिश करानी है। और कमर का पता तो एक्सरे कराने पर ही चलेगा। एक्सरे में कोमल की रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। चोट बहुत गहरी थी। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें बिस्तर पर ही रखिएगा, इन्हें पूरी तरह से आराम की जरूरत है। पूरी तरह से सही होने में इन्हें थोड़ा समय लगेगा। किशन कोमल को लेकर घर आ गया। अब किशन पर घर की, कोमल की और रतन की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी, जिसकी वजह से वो अपने व्यापार पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। परिणाम ये हुआ कि उसे लगातार व्यापार में घाटा होने लगा। कोमल की माँ भी ज्यादा दिन नहीं रुकी। 4-5 दिन बाद कोमल का भाई आया और ये बोलकर माँ को ले गया कि बच्चों की तबीयत खराब है। अब तो किशन बिल्कुल अकेला पड़ गया था, क्योंकि कोमल की देखभाल भी उसे रतन के जैसे ही करनी पड़ रही थी, बल्कि कहो उससे कहीं ज्यादा ही करनी पड़ रही थी। रतन को तो वो दूध पिलाकर झूले में सुला देता था, लेकिन कोमल उसका तो कम दिन भर का था और ऊपर से 2-2 घंटे उसके हाथ की मालिश करना। इतने पर भी कोमल किशन से किसी न किसी बात पर झगड़ा करती रहती थी। इन सब में किशन को अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रहता था, जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर हो गया था। कोमल भी बिस्तर पर पड़े पड़े बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। ऊपर से वो रतन को भी गोद में लेकर नहीं खिला पा रही थी। किशन के घर का माहौल बहुत ही बदल गया था। जहाँ पहले वो दोनों बहुत खुश रहते थे, अब तो जरा जरा सी बात पर महाभारत शुरू हो जाता था। उधर प्रेम और रामा अपने परिवार में बहुत खुश थे। सुनैना जी सुबह सुबह रामायण का पाठ करती थी। प्रेम समय से अपने काम पर चला जाता था और बाजार का काम फकीर चंद जी कर देते थे, क्योंकि प्रेम उनको और कोई काम करने ही नहीं देता था। उसका कहना था कि बहुत काम कर लिए पापा आपने, अब आप बस आराम करो। जब घर का माहौल अच्छा होता है तो बच्चों में संस्कार भी अच्छे ही आते हैं। रामा के बच्चे बहुत अच्छे थे। वो बड़ों का सम्मान करना और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना जानते थे। पढ़ाई में भी वो लोग बहुत अच्छे थे। सुनैना जी और फकीर चंद जी ने किशन और कोमल से अपने संबंध पूरी तरह से खत्म कर दिए थे। उन्होंने रामा और प्रेम को भी सख्त हिदायत दे दी थी कि यहाँ से कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। उन लोगों से किसी भी तरह का संबंध हमें नहीं रखना।
उधर किशन कोमल की सेवा करते करते थक चुका था। क्या क्या संभालता वो अकेला, व्यापार को, रतन को, कोमल को और ऊपर से कोमल की नक्शेबाजियों को। धीरे धीरे वो कोमल से दूर होने लगा था। कोमल अब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। किशन को भी वक्त नहीं मिलता था उसके पास बैठने के लिए, क्योंकि अब रतन भी बड़ा हो रहा था और किशन को व्यापार भी तो देखना था। कोमल अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती थी। अकेले में वो खुद से ही बातें करने लगी थी। किशन ने उसकी देखभाल के लिए एक नौकरानी को रख लिया था। किशन तो दिन भर घर से बाहर रहता था, क्योंकि उसे अपनी दुकान भी तो देखनी होती थी। रतन को वो अपने साथ ही ले जाता था। घर में रह जाते कोमल और नौकरानी। नौकरानी भी कोमल के पास तभी जाती जब कोमल का कोई काम करना होता। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकल रहा था और समय के साथ साथ कोमल अपने दिमाग का संतुलन खोती जा रही थी। उसकी इस हालत पर किशन ने भी ध्यान नहीं दिया। उसे तो यही लगता था कि कोमल जानबूझकर गुस्से में आकर ये सब कर रही है। एक दिन तो हद ही हो गई। किशन उस दिन घर पर ही था। वो हिसाब किताब देख रहा था। अचानक से नौकरानी बदहवासी भागती हुई उसके पास आई। उसकी सांस बुरी तरह से फूल रही थी। किशन ने उससे पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें सिर से हाफ क्यों रही हो? तो वो बहुत मुश्किल से बोल पाई। वो बोली, साहब मैं सब पागल हो गई हैं। मैं उन्हें खाना देने उनके पास गई थी। उन्होंने खाने की थाली मेरे ऊपर फेंक दी और जब मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने मेरा गला पकड़ लिया। बहुत मुश्किल से छुड़ाया है मैंने खुद को और बाहर से कुंडी लगाकर आपके पास भाग कर आ गई। नौकरानी की बात सुनकर किशन घबरा गया। वो दौड़ता हुआ कोमल के कमरे की तरफ भागा। अंदर से कोमल की आवाज आ रही थी। वो जोर जोर से हंस रही थी और उल्टा सीधा बोल रही थी। किशन ने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कोमल पूरे कमरे को तहस नहस कर चुकी थी। अचानक से कोमल का ये रूप देखकर किशन बुरी तरह से डर गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कोमल के पास जाने की। कोमल का मायका ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए किशन ने नौकरानी को भेजकर उसके भाई को फटाफट से बुलवा लिया। दोनों ने मिलकर कोमल को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोमल के भाई ने किशन से कहा कि ऐसा करते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं। किशन ने डॉक्टर को सारी बातें बताई। डॉक्टर ने कहा कि मिस्टर किशन, आपकी पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। हमें किसी भी तरह इन्हें काबू में करना होगा। मैं इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दूंगा, फिर इन्हें पागलों के डॉक्टर के पास ले जाना। इंजेक्शन लगाने में परेशानी तो बहुत हुई, लेकिन लग गया। किशन ने रतन को अपनी सास के पास छोड़ा और कोमल को गाड़ी में डालकर पागल खाने ले गया। वहाँ पर जाने के कुछ देर बाद ही कोमल को होश आ गया और उसने फिर से वही सब करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने किशन से कहा कि इन्हें यहाँ पर भर्ती करना पड़ेगा, क्योंकि इनका केस बिगड़ चुका है। ये दूसरों के साथ साथ खुद को भी नुकसान पहुँचा सकती हैं। किशन कोमल को वहीं छोड़कर घर वापस आ गया था। समय बहुत तेजी से निकलता है। देखते ही देखते 15 साल निकल गए। कोमल की हालत में अब जाकर सुधार आया था। किशन ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, मैं कोमल को अभी घर लेकर जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जब कोमल पूरी तरह से ठीक हो जाए तभी मैं उसे लेकर घर जाऊँ। डॉक्टर ने कहा कि आप इन्हें घर ले जाइए, क्योंकि अब इन्हें हमारी दवा के साथ साथ आपके प्यार और साथ की जरूरत है। कोमल एकदम बदल गई थी। अब वो गुमसुम सी रहने लगी थी। किशन उसे लेकर घर आ गया। जब उसे किशन ने बताया कि हमारा बेटा है रतन, तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही साथ वो उदास भी हो गई। जब किशन ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो कोमल ने कहा, देखो ना मेरी किस्मत को, जो मेरे पास था उसे भगवान ने अपने पास बुला लिया, और जब किसी और को अपना बनाकर दुलारना चाहा तो भगवान ने। कहते कहते कोमल पूरी तरह से रो पड़ी। किशन उसे समझाकर चुप कराने लगा। रतन कोमल से दूर ही रहता था। वो उसके पास बहुत कम जाता था। इस बात से कोमल को बहुत दुख पहुंचता था। उसने किशन को कई बार बोला भी कि रतन मेरे पास क्यों नहीं आता, तो किशन कोमल को प्यार से समझा देता, चिंता मत करो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ऐसे ही 2-2.5 साल का समय बीत गया। कोमल अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, लेकिन रतन और किशन के दिल में अभी भी डर बना हुआ था। हालांकि जब कोमल की तबीयत खराब हुई थी तब रतन छोटा था और किशन ने भी उसे कोमल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था, लेकिन बाहर के लोगों से उसे सब पता चल गया था। रतन एक लड़की से प्यार करता था। वो लड़की अच्छे परिवार से थी,
इस बात का पता जब किशन को चला तो उसने सोचा कि चलो रतन की शादी हो जाएगी तो कोमल को भी कंपनी मिल जाएगी। यही सोचकर उसने रतन की शादी कर दी। घर में बहू के आने से रौनक हो गई थी। यहाँ पर किशन ने फिर से बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अपने बेटी की शादी में अपने माँ बाप या भाई के परिवार में से किसी को भी नहीं बुलाया। इस बात का कुछ लोगों को बुरा भी लगा। जब रतन को पता चला कि उसकी शादी में किशन ने अपने माँ बाप यानी उसके दादा दादी को नहीं बुलाया तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने बहुत कोशिश की कि किशन किसी भी तरह से राजी हो जाए और उन सबको बुला ले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रतन की शादी जिस लड़की से हुई उसका नाम चित्रा था। रतन की तरह चित्रा भी कोमल से दूर दूर रहती थी। उधर प्रेम के चारों बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। प्रेम के बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे थे। बच्चे तो शादी लायक हो ही चुके थे, इसलिए प्रेम ने बिना समय गंवाए अपने बच्चों का संबंध पक्का कर दिया था। एक साल बाद सबकी शादी करने का सोचा था उसने। रतन की शादी को 2 साल हो चुके थे और प्रेम के 2 बच्चों की शादी हो चुकी थी। चित्रा और रतन को बेटा हुआ था। बहुत ही प्यारा बच्चा था। जो भी उसे देखता गोद में लिए बगैर नहीं रहता था। कोमल का भी मन करता था उसे गोद में लेकर दुलारने को, लेकिन रतन और चित्रा अपने बच्चे को कोमल से दूर ही रखते थे। कोमल बहुत कोशिश करती कि कैसे भी करके वो अपने पोते को अपनी गोद में लेकर कम से कम एक बार तो खिलाए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती। उसने इसके लिए किशन से भी कई बार कहा, लेकिन व्यस्तता की वजह से वो कोमल की बात पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। एक दिन की बात है, उस दिन चित्रा ने अपने बेटे को नहलाकर सुला दिया था और वो रसोई में कुछ काम करने चली गई। तभी कोमल ने देखा कि चित्रा कमरे में नहीं है और बच्चा कमरे में सो रहा है। कोमल दबे पांव कमरे में गई और उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। उसने जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया, बच्चा उठ गया और रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर चित्रा वहां आ गई। रतन रतन, और बच्चे को कोमल की गोद से छीनकर जोर जोर से चीखने लगी। शोर सुनकर रतन वहां आ गया। चित्रा गुस्से से पागल हुई जा रही थी। रतन ने पूछा, क्या हुआ चित्रा? तो उसने कहा, तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ। तुम्हें पता है आज अगर मैं वक्त पर यहाँ नहीं आती तो ये पागल औरत हमारे बच्चे के साथ पता नहीं क्या करती। चित्रा की बात सुनकर कोमल रोने लगी और बोली, मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो बस इसे गोद में लेना चाह रही थी। कोमल की बात सुनकर चित्रा बोली, कान खोलकर सुन लो रतन, अच्छी तरह से समझा देना अपने पापा को इस पागल औरत का ध्यान रखें, वरना मैं अपने बेटे को लेकर अपने पापा के घर चली जाऊंगी। ये बात तो सभी जानते हैं कि पागलों से दूर रहना चाहिए और खासकर छोटे बच्चों को तो ऐसे लोगों से दूर ही रखना चाहिए। कोमल को चित्रा की बातें तीर की तरह चुभ रही थी। वो चुपचाप वहाँ से चली आई और अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। आज उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। कैसे उसने रामा का अपमान किया था, अपने सास और ससुर के साथ जो उसने व्यवहार किया था, वो सब उसे याद आ रहा था। आज उसे सुनैना जी का दिया हुआ वो अभिशाप याद आ रहा था कि तू अपने तो क्या किसी और के बच्चों को भी नहीं खिला पाएगी। आज कोमल को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।